तारीख के सबसे अजीम फातिह की कहानी का आगाज एक ऐसे लम्हे से हुआ जब वो महज 12 साल का था। एक बादशाह के दरबार में एक खौफनाक घोड़ा लाया गया। घोड़ा इतना वहशी था कि किसी में उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह के तमाम माहिर सवारों ने उस पर काबू पाने की कोशिश की और नाकाम हो गए। और फिर बादशाह का 12 साल का बेटा आगे बढ़ा। उसने गहरी नजर से घोड़े को देखा। ये घोड़ा अपने ही साए से खौफजदा था। लड़के ने फौरन घोड़े का मुंह सूरज की तरफ मोड़ दिया। नरमी से उसकी गर्दन थपथपाई और पलक झपकने में उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब घोड़ा पुरसकून हो गया तो सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरान हो गया और उसने कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे लिए ये छोटी सी सल्तनत बहुत कम है। तुम तो पूरी दुनिया फतह कर लोगे। यही लड़का तारीख का सबसे बड़ा फातिह बना, जिसे हम आज सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक लड़के की जहानत और हिम्मत ने उसे दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान बना दिया। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि ये कहानी आपको हैरत के एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। सिकंदर आजम सिर्फ 20 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। 25 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी ईरानी सल्तनत को रोन डाला और 32 साल की उम्र तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। सिकंदर आजम जब सिर्फ 13 साल का था तो उसके वालिद ने उसे दुनिया के अजीम तरीन फलसफी अरस्तू के हवाले कर दिया। अरस्तू ने उसे सिर्फ फलसफा ही नहीं सिखाया, बल्कि उसकी सोच को वसी किया। अरस्तू ने 13 से 16 साल की उम्र तक उसको फलसफा, हुक्मरानी, जंगी हिकमत अमली, मंतिक, तिब और साइंस का इल्म दिया। एक दिन अरस्तू ने सिकंदर से कहा, दुनिया सिर्फ एक नक्शा है और तुम वो हाथ हो जो उस पर नक्श बनाएगा। तुम जमीन की लकीरें बदल सकते हो अगर तुम अपनी सोच को हथियार बना लो। ये अल्फाज महज तालीम नहीं, एक चिंगारी थी। सिकंदर की आंखों में चमक आई। वो खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखा। उस लम्हे उसके दिल में यह ख्याल नहीं था कि वो एक शहजादा है, बल्कि ये यकीन था कि वो दुनिया का मालिक बनेगा। अब सिकंदर के दिल में सिर्फ एक तलब थी, फतह। सिर्फ मैसेडोनिया नहीं, एशिया, अफ्रीका और वो जमीनें भी जिनका नाम अब तक कोई नहीं जानता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो न सिर्फ तलवार का शहंशाह बनेगा, बल्कि ख्यालात, फलसफे और इंसानों के जज्बों पर भी हुकूमत करेगा। 20 साल की उम्र में सिकंदर के बाप फिलिप का कत्ल हो गया। तारीखदानों के मुताबिक यह कत्ल एक जाती दुश्मनी थी, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक यह कत्ल सिकंदर की मां ओलंपियस ने करवाया था, क्योंकि फिलिप ने सिकंदर की मां को छोड़कर एक और औरत से शादी कर ली थी और सिकंदर की मां को सिकंदर के अलावा एक नया वारिस पैदा होने का अंदेशा था। जिस रात फिलिप का खून बहा, सिकंदर एक शहजादे से शहंशाह बन गया, मगर तख्त पर बैठना आसान ना था। मैसेडोनिया के दरबार में कई दुश्मन थे और यूनान के शहरों में ये अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि एक बच्चा बादशाह बन गया है। ये मौके है सल्तनत की बुनियादें हिलाने का। बाप की मौत के बाद उसने तख्त संभाला। उसके बाप के कत्ल के बाद हर तरफ बगावतें फूट पड़ी थी, लेकिन उस नौजवान बादशाह ने हैरत अंगेज फैसला कुन इक़दामात किए। कुछ लोगों ने सोचा कि यह नौजवान बादशाह कुछ देर ही हुकूमत कर पाएगा, मगर उसने अंदरूनी साजिशें खत्म की, मैसेडोनिया में इस्तेहकाम पैदा किया और यूनान की इन रियासतों को भी झुका दिया जो समझती थी कि फिलिप के बाद मैसेडोनिया टूट जाएगा। थिबिस शहर में बगावत हुई तो सिकंदर ने सख्त कार्रवाई की। शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया ताकि बाकी रियासतें इबरत हासिल करें। इसके बाद सिकंदर ने एक नई सिमत में कदम रखा, मशरिक की तरफ, जहां ईरान की अजीम सल्तनत इसका इंतजार कर रही थी। रास्ते में कई छोटी रियासतें आईं, जिन्हें या तो फतह किया गया या उनसे इत्तेहाद कर लिया गया, मगर असल मुकाबला ईरान के शहंशाह डेरीस से था। डेरीस के पास लाखों की फौज, बेपनाह दौलत और एक वसी सल्तनत थी, मगर सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 मुंतखब सिपाही थे और एक नाकाबिल शिकस्त जुनूनी अज़्म। पहली बड़ी टक्कर एसिस के मकाम पर हुई। सिकंदर ने डेरीस के खिलाफ चालाकी से मंसूबा बनाया। उसने दुश्मन की सफों में खलल डालने के लिए अपनी घुड़सवार फौज का इस्तेमाल किया और जंग को डेरीस की फौज के मरकज तक ले गया, जहां डेरीस खुद मौजूद था। जंग के दौरान डेरीस खौफजदा होकर मैदान छोड़कर भाग गया और उसका खानदान सिकंदर की कैद में आ गया, उसकी माँ, बीवी और बेटियां। मगर सिकंदर ने उनके साथ इज्जत का बर्ताव किया। उसने डेरीस की माँ से कहा, मैं तुम्हें एक दुश्मन की माँ के तौर पर नहीं,
बल्कि एक मलका के तौर पर इज्जत दूंगा। ये इकदाम सिकंदर के दुश्मनों को भी हैरान कर गया। डेरिस अपनी शिकस्त के बाद दोबारा फौज जमा करने लगा। उसने सिकंदर को खत भेजा कि चलो हम आधी दुनिया बांट लेते हैं, तुम मगरिब रख लो, मैं मशरिक रख लेता हूँ। सिकंदर ने इनकार कर दिया और बोला, एक सूरज के नीचे दो बादशाह नहीं हो सकते। अगली बड़ी फैसला कुन जंग गोगामेला के मकाम पर हुई। उस जंग में भी डेरिस की फौज तादाद में बहुत ज्यादा थी, मगर सिकंदर की हिकमत अमली, नज्म व ज़ब्त और सिपाहियों की वफादारी ने एक बार फिर फैसला कुन किरदार अदा किया। डेरिस को दूसरी बार जान बचाकर मैदान जंग से फरार होना पड़ा, मगर इस बार उसके अपने ही सरदारों ने उसे कत्ल कर दिया ताकि फतह के बाद सिकंदर से माफी हासिल कर सकें। जब सिकंदर को डेरिस की लाश मिली तो वो गमज़दा हो गया। उसने डेरिस के कातिलों को सजा दी और उसे शाही एजाज के साथ दफन करवाया और अब वो ईरान की अजीम सल्तनत का हुक्मरान बन गया। ईरान में फतह के बाद सिकंदर की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में गूंजने लगा और उसका नाम ताकत की अलामत बन गया। ईरान फतह करने के बाद सिकंदर की नजरें अब मिस्र की तरफ थीं, एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से ईरानी हुक्मरानों के जुल्म की चुक्की में पिस रही थी। जब उसकी फौज दरियाए नील के किनारे पहुंची तो हैरत अंगेज मंजर सामने आया। मिस्रियों ने इसे एक निजात दहिंदा के तौर पर खुशामदीद कहा। यहाँ के मजहबी रहनुमाओं ने सिकंदर को फिरौन का मुकद्दस खिताब दिया, जो उस वक्त मिस्र के हुक्मरान का कानूनी ओहदा होता था। लेकिन सिकंदर ने सिर्फ एक फातिह की तरह हुकूमत नहीं की, उसने एक अजीम मंसूबे का आगाज किया। नील के दहाने पर उसने सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो शहर आज भी मौजूद है। कहते हैं सिकंदर ने जाती तौर पर शहर का नक्शा बनाया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना और एक अजीम रोशन मीनार शामिल था। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मशरिक और मगरिब के मिलाप का एक ख्वाब था। सिकंदर ने अपनी फुतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहां तक कि वो मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन तक जा पहुंचा। ये वो इलाका था जहां दरियाओं, जंगलात और पहाड़ों के बीच बेशुमार कौमें आबाद थीं। सिकंदर के लिए ये जमीन अजनबी थी, न वो मौसम से मानूस था, न जमीन से, न चालाक दुश्मनों की हिकमत अमली से। मगर सिकंदर के इरादे वाज़ेह थे। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, दुनिया के आखिरी किनारे तक अपनी सल्तनत को पहुंचाना। इस सरजमीन पर उसका सामना राजा पुरस से हुआ, एक तजर्बाकार हुक्मरान जिसके पास ताकतवर जंगी हाथियों की फौज थी और जिसकी रियाया उससे बेपनाह वफादार थी। पुरस ने मैदान जंग में डट कर मुकाबला किया। सिकंदर की फौज ने पहले कभी इस नौयत की जंग नहीं देखी थी। जमीन हाथियों से दहल रही थी, तीरंदाजी महारत की इंतहा पर थी और दुश्मन के सिपाही पूरी जान से लड़ रहे थे। मगर सिकंदर वही था जो हर मुश्किल को मौका में बदलना जानता था। उसने दुश्मन की सफों में दरार डालने के लिए पहले हाथियों को अलग थलग किया, फिर तेज रफ्तार घुड़सवार दस्तों को इतराफ से हमले पर मामूर किया। सिकंदर खुद सफे अव्वल में लड़ रहा था, एक लम्हे को भी वो पीछे नहीं हटा। सिपाहियों ने जब उसे दुश्मन के नेजों के दरमियान देखा तो उनका हौसला दोगुना हो गया। सख्त और तवील जंग के बाद बिलाखिर राजा पुरस को शिकस्त हुई। वो जख्मी और कैद होकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने उससे सवाल किया, तुमसे कैसा सुलूक किया जाए? पुरस ने जवाब दिया, एक बादशाह दूसरे बादशाह से जैसा सुलूक करता है। सिकंदर इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। वो जानता था कि असल फतह सिर्फ दुश्मन को गिराना नहीं, बुलंद ज़र्फी से उसका दिल जीतना भी है। उसने पुरस को न सिर्फ मुआफ किया बल्कि उसकी सल्तनत वापस दे दी और उसे अपना हलीफ बना लिया। ये सिकंदर की अजमत का वो पहलू था जो उसे सिर्फ जंगजू नहीं, अजीम फातेह बनाता था जो दुश्मन की इज्जत भी पहचानता था। उस वक्त तक सिकंदर ने एक ऐसी वसी सल्तनत कायम कर ली थी जो तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसके जेरे नगीन मगरबी दुनिया का मैसेडोनिया और यूनान, एशिया एकूचक, मौजूदा तुर्की, मिस्र, मेसोपोटामिया की जरखेज जमीनें, ईरान की अजीम सल्तनत, अफगानिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ और कबायली इलाके और बरसगीर की सरजमीन शामिल थी। इस वक्त तक वो दुनिया के नक्शे पर एक नाकाबिले फरामोश निशान छोड़ चुका था। मगर बरसों की जंगें, अजनबी जमीनें और अपनों की याद ने सिकंदर की फौज को थका दिया था। जब उसने मजीद मशरिक में दरियाए गंगा की तरफ बढ़ने का इरादा जाहिर किया तो पहली बार उसके सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने उन्हें समझाया
कि हम आधी दुनिया को फतह कर चुके हैं, मगर जो आगे है उसके बाद हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। मगर बरसों के सफर से थकी हुई फौज की आंखों में अब फतह की चमक नहीं, घर वापसी की ख्वाहिश थी। सिकंदर ने अपनी फौज का यह फैसला दिल से कबूल किया। उसने ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की शहजादियों से शादियां की। ये सिर्फ ताल्लुकात नहीं, सल्तनतों को जोड़ने की तदबीर थी। कहा जाता है कि आज दुनिया की आबादी के तकरीबन 1% लोगों में सिकंदर आजम का डीएनए मौजूद है। आधी दुनिया को फतह करने के बाद हिंदुस्तान से वापसी पर बाबिल के मकाम पर जो मौजूदा वक्त में इराक का इलाका है, वो एक पुरस्रार बुखार में मुब्तला हो गया। सिर्फ 32 बरस की उम्र में एक पुरस्रार बुखार ने दुनिया के सबसे बड़े फातिह की जान ले ली और वो अपनी अजीम फतूहात के बाद पहली बार अपने मुल्क मैसिडोनिया पहुंचने से पहले ही दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। 12 साल के मुख्तसर सफर में वो एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दे गया जो सदियों बाद मिसाल बन गया। इसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया। मैदान जंग से लेकर सियासत, इत्तेहाद और इंसानों के दिल जीतने तक सिकंदर सिर्फ शमशीर का नहीं, फरासत का भी फातिह था। और यूं एक नौजवान जो 20 बरस की उम्र में बादशाह बना, तारीख का वो बाब लिख गया जिसे आज भी दुनिया सिकंदर आजम के नाम से याद करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।